बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद। हम बुक 1 स्टडी कर रहे थे और बुक 1 के हमने 9 लेसन जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। आज हम अपना 10वां लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स। हाँ जी, अगर हम इस पूरे टाइटल को देखते हैं, ये जो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम जैसे हमें पता है कि यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, वो है हमारे पास अटैक। ये वाला हमारे पास मेन वर्ड है। लोकस्ट एक नाउन है, लेकिन हम इसको मेन नहीं कहेंगे। क्यों मेन के नहीं कहेंगे? क्योंकि इससे पहले क्या लग चुका है? प्रेपोजिशन लग चुकी है। और जब किसी वर्ड के साथ प्रेपोजिशन लग जाती है, चाहे वो वर्ब क्यों ना हो, चाहे वो नाउन क्यों ना हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब है अब हम इसको छोड़ दें, हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा मेन वर्ड कौन सा है? इसमें हमारे पास मेन वर्ड जो है वो अटैक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि ये वाली फ्रेज जो है वो डिपेंडेंट हो गई इसकी, लिहाजा ये इसी का पार्ट बना। हम इसको क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। बेटा हम इसको नाउन फ्रेज क्यों कहेंगे? हम इसको नाउन फ्रेज इसलिए कहेंगे कि हमने फ्रेज और क्लास को पहले डिफाइन कर रखा है। जो हमारी फ्रेज होती है, देयर इज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। बेसिकली उसमें वर्ब नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब वर्ब नहीं है, क्योंकि ये बेसिक लिमिट है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब का होना ज़रूरी है किसी क्लास में। अगर हम मान लें, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये एज एन सब्जेक्ट काम कर सकता है, लेकिन वर्ब तो नहीं है, तो हमारी मिनिमम कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लास की मिनिमम कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अब इस नाउन फ्रेज को हम मजीद तोड़ते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेजेस तो दो है। चूंकि पूरी की पूरी को हमने यहाँ तक नाउन फ्रेज कह लिया, तो हम इसको तोड़ते हैं। तो हमारी इस नाउन फ्रेज में यहाँ पर एक फ्रेज और हमें मिलती है, जिसको हम नाउन फ्रेज फिर कहते हैं, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अटैक है। अब हम जब इसको तोड़ेंगे नाउन फ्रेज, तो हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल, जिसको हम डिटरमाइनर कह सकते हैं, माइल्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो वर्क कर रहा है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? नाउन आ गया। अब ये नाउन, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल कैसे आ गया? एडजेक्टिव तो अपने से पहले कोई आर्टिकल लेता नहीं है। बेटा ये वाला जो ए है, ये इस अटैक के साथ था, क्योंकि नाउन के साथ हमने कोई आर्टिकल लिखना था। लिहाजा जैसे ही एडजेक्टिव ने यहां एंट्री मारी, तो एडजेक्टिव की तो प्लेसेस दो हैं, या तो वो नाउन के बाद लिखा जाता है, या वो नाउन के पहले लिखा जाता है। जो नाउन से पहले लिखा जाता है उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो बाद में लिखा जाता है हम उसको प्रीडक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको बाद में लिख नहीं सकते थे, तो हमने इसको यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना था। तो डेफिनेटली जब ये घुसा, तो आर्टिकल को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और आर्टिकल यहाँ पर आ गया। अब हम इस नाउन फ्रेज को आगे देखते हैं। इस नाउन फ्रेज में हमारे पास जो अगली फ्रेज है वो किस चीज़ की है? वो तो है प्रेपोजिशन फ्रेज की, क्योंकि वो फ्रेज किससे स्टार्ट हो रही है? प्रेपोजिशन से। अगर कोई भी फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, तो हम उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। इट मीन कि अब प्रेपोजिशन फ्रेज क्या करती है? प्रेपोजिशन फ्रेज दो काम करती है। या तो वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, या वही प्रेपोजिशन जो है वो किसका काम करेगी? वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम करती है, कौन सी प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम करती है? मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा देसी खुलिया बता देता हूँ। अगर कोई प्रेपोजिशन आपको आंसर कर रही है वेयर का, मतलब कहाँ का, अगर आपको वो आंसर कर रही है व्हेन का, कब का, अगर वो आपसे आंसर कर रही है हाउ का, यानी कैसे का, तो इसका मतलब है कि वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो इन बातों का आंसर कर रही है, वो क्या होगी? एडवर्ब फ्रेज होगी। अगर कोई प्रेपोजिशन फ्रेज आपको हु का आंसर करती है, कौन का,
या वो आपको आंसर करती है हुज का, यानी कैसे का, किसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन के बारे में जवाब दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये फ्रेज कौन सी होगी, चूंकि ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो ये बच्चे हो गई एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। अब एडजेक्टिव फ्रेज को तोड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, और एक हमारे पास इसके बाद क्या है, नाउन है। ये हमारे पास एक स्केच है जो कि हमने लिंग्विस्टिकली इसको देखा कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, और हमने ये सारे का सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिहाज से दिखा है, और उसके साथ साथ मैंने आपको इसकी बेस फॉर्म भी बताई। हम अब इसको कह सकते हैं माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्ट्स, यानी टिड्डियों का एक छोटा सा, लुकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को, और ये टिड्डियों का हमला मोस्टली जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर होती है। अब हम जहाँ से स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टोरी वहाँ पर ये है कि ये एक छोटा सा गांव है और ये एक पहाड़ी इलाका है, और उस पहाड़ी इलाके में क्या है, टिड्डियों का अटैक हो रहा है, और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं उस गांव की देखभाल के लिए, वहाँ पर फसलें काश्त करते हैं, वहाँ रहते हैं। अब वो इन टिड्डियों से अपना बचाव करना चाहते हैं कि वो बचेंगे कैसे। लुक, पहला वर्ड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लुक कॉमा लुक, देयर दे आर। अब इस सबक के अंदर आपको मिलेगा कुछ हेर फेर, जैसे हम पहले सबकों में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस का कुछ हेर फेर जो है वो नजर आएगा। देयर दे आर, अब देखिएगा यहां उसने लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब यह हुआ कि उस बात को वो स्पीडली एक्सप्लेन कर रही है। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होना था दे आर देयर। ये क्या बनता हमारे पास, ये बनता हमारे पास एक सब्जेक्ट, ये हमारे पास बनता लिंकिंग वर्ब पूरी तरतीब के साथ, और ये हमारे पास है एडवर्ब। अब ये हमारे पास एक किसी भी सेंटेंस की तरतीब है जो हमें ट्रेडिशनल ग्रामर बताती है। यहां ऐसा है ही नहीं, यहां उसने क्या किया, उठा के देर को पहले रखा। इसका मतलब है कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ राइटिंग, आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसको उठाएं और उसको उठा के आप पहले लिख दें। आउट रैन मार्गरेट, देखें फिर सेम इसी तरह का एक और सेंटेंस, आउट रैन मार्गरेट, मार्गरेट बाहर भागी, सेम उसी तरह एडवर्ब, सेम उसी तरह वर्ब, और फिर सब्जेक्ट उसका बाहर आया, यानी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर उल्ट के उसने वहां पर रखा हुआ है। टू जॉइन देम, उनसे मिलने के लिए, लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, सर्वेंट्स मुलाजमीन, बावर्ची खाने से मुलाजमीन बाहर आए। दे ऑल स्टूड, वो तमाम खड़े थे, एंड गेज्ड, गेज को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, और उन्होंने घूरा। ओवर द रॉकी लेवल, इस चट्टानी सतह पर, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के। वाज अ स्ट्रीक, स्ट्रीक को अंडरलाइन करेंगे, कितार थी, ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, भूरे रंग की एक हवा की। लुकस, टिड्डियां। देर दे केम, दोबारा उसी तरतीब को दोहराया गया, पहले एडवर्ब, वहां से वो आई। एट वंस, फौरन ही। रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, कुक बॉय हम कहते हैं किसी खानसामे को, रिचर्ड एक खानसामे पर चिल्लाया। ओल्ड स्टेफन, बूढ़ा स्टेफन जो था, येल्ड एट द हाउस बॉय, वो उस मुलाजम पर चिल्लाया। द कुक बॉय रैन, मुलाजम भागा, टू बीट द प्लोशेयर, उस घड़ियाल को बजाने के लिए। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो किसी दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था। विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स, समन को हम अंडरलाइन करेंगे, बुलाने के लिए, जो मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। एट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, बहरान के वक़्त में। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, मुलाजम स्टोर की तरफ भागा। टू कलेक्ट टीन कैंस, टीन के डिब्बे इकट्ठे करने के लिए। एंड ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और थोड़ी सी धात को इकट्ठी करने के लिए। ये जो हशरात होते हैं
स्पेशली तौर पर टिड्डियाँ, ये 2 चीज़ों से हम इनको भगा सकते हैं, क्योंकि इनकी हेयरिंग कैपेसिटी बड़ी कम होती है। अगर आप इनकी हेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा शोर करेंगे दे विल नॉट स्टे देयर। फिर हम जहरीला धुआं यानी गीले पत्तों का, गीली लकड़ी का अगर हम जहरीला धुआं पैदा करते हैं तो उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो वहाँ से भाग जाती हैं। तो इसीलिए मुलाजिम जो हैं वो उस तरफ भाग रहे हैं ताकि 3 डब्बे जो हैं वो इकट्ठे किया जाए। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग। क्लैमर को अंडरलाइन करेंगे शोर। पूरा खेत जो था वो घड़ियाल के शोर से बज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मजदूरों को देख सकते थे, कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड। पोर आउट का मतलब होता है उमड़ कर आना, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। वो कंपाउंड से कंपाउंड में उमड़ कर आ रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, एक्साइटेडली को हम अंडरलाइन करेंगे, बड़े जोश से चिल्ला रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो सारे के सारे घर तक पहुंचे। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टेफन, रिचर्ड और बूढ़ा स्टेफन जो थे वर गिविंग देम ऑर्डर्स, वो उन्हें अहकामात दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसका मतलब है कि वो सारे के सारे इस घर में इकट्ठे हुए, क्योंकि ओल्ड स्टेफन और रिचर्ड जो थे दे वर द एक्सपीरियंस पर्सन। वो अहकामात ले रहे थे कि अब इनको भगाना कैसे है, अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वानी है, दूर कैसे होंगे ये हमसे, और मुश्किलात कैसे दूर होंगी। एंड ऑफ द रेन अगेन, और वो दोबारा बाहर भाग गए। द 2 वाइट मैन विद देम, 2 गोरे लोग भी उनके साथ थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, चंद ही मिनट में, मार्गरेट कुड सी द स्मोक, मार्गरेट धुआं देख सकती थी, ऑफ फायर्स, आग का, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड, जो तमाम खेतों के इर्द गिर्द से उड़ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड, पाइल्स को हम अंडरलाइन करेंगे, ढेर, लकड़ी का ढेर। एंड ग्रास और घास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, उसको वहाँ इकट्ठा किया गया। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, वहाँ पर खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे। बेयर को अंडरलाइन करेंगे। येलो कलर एंड पिंक, वो पीले रंग के और गुलाबी रंग के थे। वेयर द न्यू मुलाइस वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर नई मकई जो थी वो अभी जाहिर हो रही थी। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, फिल्म को फिल्म नहीं कहेंगे, फिल्म को हम तस्वीर कहेंगे कि वो एक रोशन सब्ज़ रंग की एक तस्वीर बना रहे थे। एंड अराउंड ईच, और हर एक से इर्द गिर्द, ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, गहरे धुएं के बादल उठ रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे। ऑन टू द फायर्स, आग के ऊपर। नाउ टू मेक इट एक्रिड, इसको जहरीला करने के लिए, एक्रिड को अंडरलाइन करेंगे। एंड ब्लैक, और काला करेंगे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट उन पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग, अब वहाँ एक लंबी, लो क्लाउड एडवांसिंग, निचले दर्जे का बादल एक आगे बढ़ रहा था। बादल से मतलब वही टिड्डियों का एक दस्ता, एक दल जो था वो आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, और इसका भूरा रंग था। स्वेलिंग फॉरवर्ड, स्वेल को अंडरलाइन करेंगे। स्वेल का लफ्जी मीनिंग होता है सूजना, लेकिन हम स्वेल का करेंगे आगे बढ़ना। वो आगे बढ़ रहे थे। एंड आउट, और बाहर आ रहे थे। एज शी लुक्ड, जब उसने देखा। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक, देयर कम द लुकस्ट्स, हमसाए जल्दी करो टिड्डियाँ आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन, बूढ़े स्टेफन की तमाम फसल गाई जा चुकी थी। टू द ग्राउंड, ज़मीन तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। क्विक, जल्दी करो। गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जला दो। फार ऑफ कोर्स, यकीनन। वाइल एवरी फार्मर होप्ड, क्योंकि हर किसान उम्मीद करता था। द लुकस वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगी। एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और वो अगले तक चली जाएंगी। इट वॉज ओनली फेयर, और ये बड़ी जायज़ बात है, टू वार्न ईच अदर, एक दूसरे को इसके बारे में मतल्ला करना। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को अच्छा काम करना चाहिए। एवरीवेयर, हर तरफ। 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, उस देहात के 50 मील के फासले पर। द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था। फ्रॉम मायरेट्स ऑफ फायर, आग के ढेर से। मायरेट को हम अंडरलाइन करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, ढेर होता है। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट ने टेलीफोन कॉल का जवाब दिया।
एंड बिटवीन कॉल्स, और इन कॉल्स के दरमियान शी स्टूड वॉचिंग द लुकस, वो खड़ी टिड्डियों को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब सी तारीकी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेज को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि सूरज जो था चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्ड फायर, ये एक जहरीली आग की तारीकी थी। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब हवा धुएं से गहरी हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी नीचे खराब होकर छनकर आ रही थी। अ थिक, गहरी, हॉट ऑरेंज, बहुत ज़्यादा नारंगी कलर की। ऑप्रेसिव इट वाज टू, ऑप्रेसिव को अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ दे थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, तूफान की सख्ती के साथ। द लुकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ तेज़ी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्केंड, अब आधा आसमान तारीक हो चुका रहा था। बिहाइंड द रेडिश वेल, उस लाल पर्दे के पीछे, इन फ्रंट जो सामने था। अब ये रेडिश वेल क्या है? टिड्डियों का एक कंसेप्ट है, जब वो परवाज करती हैं, उड़ती हैं, तो अपने अव्वल दस्ते को सामने रखती हैं। अब अव्वल दस्ता कौन सा होता है? वो वाला अव्वल दस्ता होता है जो कि थोड़ा यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, ताकि वो आने वाले मुसीबत को अच्छी तरह बेयर कर सके। यहां कौन कौन सी होंगी? ओल्ड, चिल्ड्रन, जो छोटी टिड्डियां होंगी, और फीमेल बर्ड यहां पर एग्जिस्ट करता होगा इस जगह पर दरमियान में। ये सेम उसी क्वालिटी की तरह है। हशरात का पूरा सिस्टम, सोशल सिस्टम उसी तरह होता है जैसे इंसानों का होता है। जैसे आप बीज को देख सकते हैं, तो ये जो आगे वाला दस्ता था, ये आगे वाला, इसको वो क्या कह रहा है? इसको वो रेडिश वेल इन फ्रंट कह रहा है। विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वाम, जो कि टिड्डियों का अव्वल दस्ता था। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, और जो अहम कीड़े थे वो काले बादलों की सूरत में नजर आ रहे थे। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और वो तकरीबन सूरज तक पहुंच रहे थे। अब यहाँ मार्गरेट खड़ी थी ना, तो सामने उसके पहाड़ियाँ थी, वो पहाड़ियाँ उससे ऊपर थी। उन पहाड़ियों के पीछे से टिड्डियाँ जो थी वो इस तरफ आ रही थी। तो वो चूंकि उन्हें ऊपर देख रही थी, तो पहाड़ी दूर थी उससे, तो ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ी और आसमान आपस में मिले हुए हैं और टिड्डियाँ आसमान से नीचे आ रही थी। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट सोच रही थी, वट शी कुड डू टू हेल्प, वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टेफन, फिर ऊपर बूढ़ा स्टेफन आया फ्रॉम द लैंड्स, खेतों से। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो चुके हैं। मार्गरेट फिनिश्ड, ख़त्म हो चुके हैं। दोज बेगर्स, वो भिखारी, कैन ईट एवरी लीफ, हर पत्ते को खा जाएंगे, खा सकते हैं। ब्लेड, और हर तिनके को ऑफ द फार्म, खेत से। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये अभी दोपहर का, सपहर का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी ज़्यादा धुआं पैदा कर सकें। मेक एनफ नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा कर सकें। टिल द सन गोज़ डाउन, जब तक सूरज गरूब नहीं होता। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो शायद वो किसी और जगह बैठ जाएं। आगे एलिप्सिस लगा हुआ है। एंड देन कैट द गेटल गोंग, तब तक इस शोर को होने दो। इट्स थर्स्टी वर्क, दिस इज़, थर्स्टी कहते हैं हम शदीद, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मेहनती काम है, बहुत सख्त मेहनत वाला काम है दिस, ये वाला। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना ही। हमने पहला पेज इसका स्टडी किया, और दूसरे में हम देखेंगे कि उनका क्या बनता है। अल्लाह।